हाँ जी, चैप्टर चल रहा है हमारा रिटर्न्स। लास्ट क्लास में हमने किया था रेगुलर पर्सन को और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो रिटर्न्स फाइल करनी है। तो इन लोगों को कौन सी रिटर्न फाइल करनी थी? GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई के लिए और GSTR 3B कंसोलिडेटेड रिटर्न होती है, जिसमें आपकी ITC भी अवेल होती है, टोटल आउटवर्ड सप्लाई भी दी जाती है, टैक्स पेएबल भी आता है, टैक्स ITC से यूटिलाइजेशन होता है वो भी दिखाया जाता है, और जो नेट टैक्स पेएबल होता है वो भी पे हो जाता है उस रिटर्न के अंदर। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अगली कैटेगरी है हमारी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। देखो, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2)(a), क्योंकि अभी दो कंपोजिशन स्कीम हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, कौन सी रिटर्न जाएगी? फॉर्म है GSTR 4 और GSTR 4 फाइल करना है एनुअली। ध्यान रखना, पहले ये क्वार्टरली हुआ करता था फॉर्म, अब ये चेंज करके ईयरली हो गया। तो GSTR 4 तो जाएगा एनुअली। कब जाएगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल तक। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की बात करूं तो इसका GSTR 4 कब तक फिल करना है? बोलो, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का GSTR 4 कब तक आपको फाइल करना है? GSTR 4 अप टू 30 अप्रैल 2019। ठीक है, पूरा साल खत्म होने के बाद 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको GSTR 4 फाइल करना है। क्या डिटेल आती है GSTR 4 में? टर्नओवर इन स्टेट आता है, इनवॉइस वाइज डिटेल आती है सारी इनवर्ट सप्लाई की, भले ही रजिस्टर्ड से खरीदा हो या अनरजिस्टर्ड से खरीदा हो। टैक्स पेएबल और टैक्स पेड। यहाँ पे ITC क्यों नहीं आता? क्योंकि ITC का कोई सिस्टम होता ही नहीं है कंपोजिशन के केस में। ओके, आवाज आ रही है क्या आपको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक्सटेंशन दे सकता है क्या कमिश्नर? हाँ जी, कमिश्नर के पास पावर है, वो इसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकता है। अब एक इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है, रिटर्न एनुअली जाएगी पर पेमेंट जो होगा टैक्स का वो आपको अभी भी क्वार्टरली ही करना है। पेमेंट एनुअल नहीं हुआ है, पेमेंट क्वार्टरली जाएगा। और कब जाएगा क्वार्टरली? 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना होता है उसकी 18 तारीख को आपको टैक्स जमा कराना होता है। ओके जी, अब बात आ रही है जो टैक्स जमा होगा, तो टैक्स ऐसे तो कोई करवाएगा नहीं जमा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो आपको क्वार्टरली एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, रिटर्न नहीं फाइल करनी। रिटर्न तो एनुअल कर दी, अब कंपोजिशन वाले को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। एक तो GSTR 4 में एनुअल रिटर्न जाएगी, एक आपकी GSTR 9A में अलग से एनुअल रिटर्न जाएगी, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि 18 तारीख को जब हम टैक्स लेंगे तो क्यों ना आपसे एक स्टेटमेंट ले लें, जिसमें आप केवल और केवल कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये डिक्लेयर कर दो कि आपका कितना टर्नओवर है और उस पर कितना टैक्स बनता है, बस। तो CMP 08 वो स्टेटमेंट है, ये आपको क्वार्टरली फाइल करना है 18th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन ऑप्ट्स आउट ऑफ द स्कीम either voluntarily or by proper officer then such person has to file। अब देखो सिचुएशन देखना, इसमें क्या होगा मुझे बताना। 1 अप्रैल 2019 को मेरे पास कंपोजिशन स्कीम है। ठीक है, मेरे पास कौन सी स्कीम है? कंपोजिशन स्कीम। इसका मतलब मुझे फर्स्ट क्वार्टर की कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? फर्स्ट क्वार्टर की मुझे CMP 08 में तो स्टेटमेंट फाइल करना है, और जब पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे क्या फाइल करना है? GSTR 4 में रिटर्न। अब मैं बोल रहा हूं अप्रैल, मई और 15 जून को मैंने क्या किया, मैं कंपोजिशन से बाहर आ गया, ऑप्ट आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन से बाहर आ गया। अब मुझे यह बता दो कि इसको कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। कौन बताएगा?
इसको फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी है और उसका क्या क्या ड्यूरेशन होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ड्यूरेशन, एक तो ड्यूरेशन पूछ रहा हूँ मैं आपसे और एक आपसे पूछ रहा हूँ रिटर्न कौन सी फाइल करनी है, कौन से ड्यूरेशन के लिए कौन सी रिटर्न या स्टेटमेंट भी बोल देता हूँ, चलो मैं आपको, रिटर्न हो या स्टेटमेंट हो, कौन से ड्यूरेशन के लिए कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, कौन सा स्टेटमेंट फाइल करना है। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा है CMP 08 फाइल करना है, 19-20 में CMP 08 फाइल करना है, पूरे 19-20 में CMP 08 चलेगा क्या, चेक करना देखें। आप स्पेसिफिकली टाइम बताओ, सबसे पहली कौन सी रिटर्न या स्टेटमेंट जाएगा वो बताओ, इस तरीके से बताएंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले CMP 08 जाएगा, कब जाएगा, कौन से पीरियड के लिए जाएगा, चलिए बताओ ये। वेरी गुड। तो देखो 15 जून को तो मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, इसका मतलब 15 जून को तो मैं चला गया रेगुलर में, तो मैं बोलूंगा 1 अप्रैल से लेके 14 जून, मैं ये मान रहा हूं कि 15 से मैं रेगुलर में आ चुका हूं, तो 1 अप्रैल से लेके 14 जून तक तो मैं फाइल करूंगा क्या, CMP 08, ठीक है। और कब तक भरना है ये, ड्यू डेट भी बता दो फटाफट इसकी ड्यू डेट। CMP 08 की ड्यू डेट रहेगी 18 जुलाई 2019, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अब मैं 15 जून से लेके और 30 जून तक कौन सी रिटर्न फाइल करूंगा, 15 जून से लेके 30 जून की रिटर्न कौन सी होगी हमारी, नो रिटर्न। कैसी बातें कर रहे हो, वाई नो रिटर्न, क्या अब आप रेगुलर स्कीम में नहीं हो क्या, आपने रजिस्ट्रेशन थोड़ी छोड़ा है। हाँ जी, अब 2 रिटर्न जाएगी, एक तो 15 जून से 30 जून की आपको GSTR 1 फिल करनी पड़ेगी, कब तक, 10 जुलाई 2019 तक, और एक इसी ड्यूरेशन की, सेम ड्यूरेशन की आपको क्या फाइल करनी पड़ेगी, GSTR 3B फाइल करनी पड़ेगी। GSTR 3B ये कब फाइल होगी, 20 जुलाई 2019 तक। आ रही है बात समझ में, सबको बात समझ में आ रही है क्या। और उसके बाद फ्रॉम जुलाई 19 टू मार्च 20 ये आपकी नॉर्मल रिटर्न चलती रहेगी, कौन सी, GSTR 1 जो आपने ड्यू डेट पढ़ी है, GSTR 1 और GSTR 3 भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब मुझे ये बता दो, एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, साल खत्म होने के बाद मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, अब यहाँ पे GSTR 9, अच्छा मुझे GSTR 4 नहीं फाइल करनी, क्या ये बताओ, GSTR 4 करनी है या नहीं करनी, करनी पड़ेगी। किस टाइमिंग की होगी वो रिटर्न, वो रिटर्न होगी 1 अप्रैल 2019 से लेके 14 जून 2019 तक की, और ड्यू डेट क्या होगी इसकी, 30 अप्रैल 2020। तो समझना चीज को, अगर आप साल के बीच में कंपोजिशन छोड़ते हो तो कंपोजिशन पीरियड की जो नॉर्मल रिटर्न्स है वो सारी फाइल होंगी, ऐसा नहीं है फिर कि वो रिटर्न खत्म हो जाएगी। और जो टाइम बचा हुआ है, अब इसके लिए मैं बोल रहा हूं एक मुझे इस पीरियड की, इस सेम पीरियड की GSTR 9A भी तो फाइल करनी पड़ेगी। GSTR 9A एनुअल रिटर्न होती है क्या कंपोजिशन वाले की, ड्यू डेट क्या होती है इसकी, 31 दिसंबर 2020। तो अब इतने प्रोफेशनल हो आप कि आपको इतनी सारी चीजें देखनी है कि कौन सी रिटर्न जाएगी इस केस में। 15 जून से लेके 31 मार्च के लिए कौन सी रिटर्न जाएगी एनुअल रिटर्न, ये जाएगी GSTR 9, और इसकी ड्यू डेट भी क्या है, 31 दिसंबर 2020। अब मैंने जो लिखा है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, इसको नोट कर लो ताकि आपको क्लियरिटी रहे। जब आप साल के बीच में कंपोजिशन स्कीम छोड़ते हो तो उस केस में आपको जितने वक्त कंपोजिशन थी उससे रिलेटेड कंपोजिशन की रिटर्न भरनी है, और जितने पीरियड रेगुलर है उससे रिलेटेड रेगुलर की रिटर्न भरनी है।
ओके, सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है क्या? ओके, हटा दूं इसको, फिर मैं आगे चले हम। इसको हटा के आगे चलें। फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस चैप्टर में कुल मिला के सबसे मेन पॉइंट यही बनता है कि किसको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, क्या उसका फॉर्म होगा, क्या उसकी ड्यू डेट होगी। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका। नीचे लिखा हुआ है कि आपको स्टेटमेंट भरना पड़ेगा 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर इन विच स्कीम गेट्स ऑप्ट आउट। मतलब उस पीरियड के लिए CMP 08 भी भरना पड़ेगा और उसने उतने ड्यूरेशन के लिए GSTR 4 भी भरना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन बोल रहा है पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51। ये आपकी आ गई नेक्स्ट कैटेगरी। तो अब मैं बात कर रहा हूं जिस पर्सन को TDS डिडक्ट करना है उनको कौन सी रिटर्न भरनी है। कंपोजिशन वाले ने कौन सी रिटर्न भरी है वो हो चुका है, खत्म। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है TDS डिडक्टर को कौन सी रिटर्न भरनी है। ये TDS डिडक्टर अंडर GST एक्ट हम बात कर रहे हैं। एक इनकम टैक्स में भी TDS डिडक्टर होता है, उसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी होती है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ GST में जो TDS डिडक्टर होगा उसको भी रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है? GSTR 7। ड्यू डेट क्या होती है? अगले महीने की 10 तारीख। सिंपल। एक्सटेंशन का पावर कमिश्नर के पास, खत्म। TDS से रिलेटेड इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब TDS की रिटर्न भरोगे तो इसके साथ इसका टैक्स पेमेंट भी होता है। ठीक है, TDS जो डिडक्टर है वो टैक्स डिडक्ट करता है किसका? कोई बता सकता है कि TDS डिडक्टर सप्लायर होता है या रेसिपिएंट होता है? कौन डिडक्ट करता है TDS? सप्लायर डिडक्ट करता है कि रेसिपिएंट डिडक्ट करता है? सप्लायर डिडक्ट नहीं करता। वैसे इस चैप्टर, ये TDS का चैप्टर आने वाला है आपके। वैसे आपको मैं यहाँ बता दूं, चलो ये मान लेते हैं सप्लायर है और ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। नॉर्मली TDS की लायबिलिटी केवल और केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर ही आती है। देखो यहाँ पे सप्लायर है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। सप्लायर ने 10 लाख के गुड्स सेल किए हैं, 10 lakhs के गुड्स सेल किए हैं किसको? डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट जब पेमेंट करेगा ना, पेमेंट पेमेंट करते वक्त वो 10 lakhs का पेमेंट नहीं करेगा, उसमें से क्या लेस कर लेगा? TDS लेस करके पेमेंट किया जाएगा, वॉट एवर अमाउंट। ठीक है, तो कुल मिला के TDS डिडक्ट कौन करेगा? रेसिपिएंट डिडक्ट करेगा। डिडक्ट करके ये क्या करेगा? ये जमा करा देगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को आधा आधा पेमेंट हो जाता है। और ये जो पेमेंट इसने किया है ये सप्लायर के कौन से लेजर अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है? कौन बताएगा? सप्लायर के कौन से लेजर अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके जमा हो जाता है ये आपका। ठीक है, हाँ जी अंतिमा बोलो।
अंतिमा नहीं, दक्षिता। दक्षिता कोई डाउट है? वेट, हाँ, किसका टीडीएस का डाउट है? टीडीएस क्या होता है? देखो, ये चैप्टर आएगा वैसे, अभी अभी तो मैंने केवल ऐसे ही बताया आपको। सप्लायर ने 10 लाख के गुड्स बेचे हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। 10 लाख में जीएसटी भी शामिल है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को गुड्स सेल किए हैं। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब पेमेंट करेगी ना, तो पेमेंट करते वक्त 10 लाख रुपए पूरे नहीं देगी, उसमें से क्या डिडक्ट कर लेगी? वो टीडीएस। कितना टीडीएस होता है? 2%। तो 2% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। किसका 2% होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई का। तो मैं मान लेता हूं अगर 10 लाख में से 9 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई है और 1 लाख जीएसटी है, ठीक है ना, रफली कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो ऐसे केस में 9 लाख का 2% यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। कितना होगा 9 लाख का 2%? 18,000 रुपए। 18,000 का टीडीएस डिडक्ट करेगी गवर्नमेंट, और कितना पेमेंट करेंगे उसको? 9 लाख रुपए और 82,000, 9,82,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा। देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जेब से 9,82,000 तो चले गए सप्लायर को, और वो 18,000 रुपए जमा करा देंगे किसको? गवर्नमेंट को, एज ए टीडीएस। तो इसकी जेब से चले गए 10 लाख पूरे। इसकी जेब में क्या पूरे 10 लाख आ गए क्या? देखो, नहीं आए। 982 तो आ गए इसके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, 18,000 इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाएंगे। अब इसके हो गए पूरे 10 लाख। हाँ जी, हमेशा ही रेसिपिएंट डिडक्ट करेगा। ऑब्वियस सा पॉइंट। आप देखो, डिडक्ट किस में से होगा? अगर मैं कोई अमाउंट पे कर रहा हूं, उसमें से ही तो डिडक्ट करूंगा ना मैं, और पेमेंट हमेशा रेसिपिएंट ही करता है। ऐसी कोई शॉप मिलेगी आपको बाजार में जहां जाके सामान भी आप ही खरीदो और पैसे भी दुकान वाले ही दे आपको? टीसीएस के केस में सप्लायर नहीं होता बेटा, टीसीएस के केस में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, ठीक है। टीसीएस के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करना होता है, सप्लायर को नहीं करना। सोचो ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पैसे किसको मिल रहे हैं? सप्लायर को मिल रहे हैं। तो सप्लायर तो टैक्स जमा करा ही रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जब टैक्स जमा कराए उससे पहले ही हम इसका थोड़ा सा पैसा कट कर लें। उसके लिए टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन बनाए हुए हैं कि सप्लायर को पैसा मिलने से पहले इसकी अमाउंट में से कुछ डिडक्ट हो जाए, तो उससे दो चीजों का बेनिफिट होता है। एक तो गवर्नमेंट के पास एक अदर सोर्स से, मतलब किसी और थर्ड पार्टी से पेमेंट आता है, जिससे गवर्नमेंट को ये पता लग जाता है कि हाँ, इस सप्लायर ने एक सप्लाई की है इतने रुपए की वैल्यू की, ठीक है। इनका डिस्कशन हम करेंगे टीडीएस और टीसीएस वाले चैप्टर में। डोंट वरी, अभी केवल आप ध्यान रखो इसको रिटर्न कौन सी फाइल करनी है। कहाँ थे हम? यहाँ पे, ठीक है। तो टीडीएस वाले को जीएसटीआर 7 फाइल करनी है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। कब फाइल करनी है? हर महीने की नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को। इसमें डिटेल क्या आएगी भाई? टीडीएस डिडक्टी जो होगी उसकी डिटेल आएगी, टीडीएस की अमाउंट आएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। एक्सटेंशन देने का पावर कमिश्नर के पास होता है। क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी आईएसडी। ये कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आईएसडी क्या होता है? आईएसडी को रिटर्न क्यों भरनी होती है? रिटर्न में तो बताएगा ना वो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसने, ठीक है। तो आईएसडी को रिटर्न भरनी होती है जीएसटीआर 6। कब भरनी होती है? नेक्स्ट मंथ की 13th डेट तक। अगेन एक्सटेंशन का पावर किसके पास है? कमिश्नर के पास। अगली कैटेगरी आती है एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसको रिटर्न भरनी है जीएसटीआर 5। ड्यू डेट क्या है इसकी? ड्यू डेट में दो चीजें ध्यान रखनी होती है। नॉर्मली तो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को जमा कराएगा, पर जिस मंथ में इसकी आरसी खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, उसके 7 डेज के अंदर अंदर इसको रिटर्न फाइल करनी होती है। और एक्सटेंशन का पावर कमिश्नर के पास। क्या डिटेल आएगी इसकी? सारी डिटेल आ जाएगी। एक ही रिटर्न का फॉर्म है। इनवर्ड सप्लाई भी आ जाएगी इसकी, आउटवर्ड सप्लाई भी आ जाएगी। इनवर्ड पे आईटीसी का अमाउंट आ जाएगा, आउटवर्ड पे टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, टैक्स पेड आ जाएगा। ये सारी डिटेल आपको इसकी रिटर्न में देखने को मिलेगी। बहुत इजी सा चैप्टर है। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है किसको कौन सी रिटर्न भरनी है, कब भरनी है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ जी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इसमें जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो, जबकि वन वर्ड आंसर है। क्या वन वर्ड आंसर है?
जिस कैटेगरी को जिस दिन रिटर्न भरने की ड्यू डेट है, कौन सी रिटर्न, सेक्शन 39 की रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। आप जीएसटीआर 1 से कभी कनेक्ट मत करना। मैं बात कर रहा हूं जितनी भी रिटर्न आपने सेक्शन 39 में पढ़ी है, उन रिटर्न्स की जो ड्यू डेट है, वही ड्यू डेट किसकी होगी, आपके टैक्स पेमेंट करने की होगी। ठीक है, केवल इसका एकमात्र एक्सेप्शन है, वो है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। कंपोजिशन वाले को 39 में रिटर्न तो भरनी है एनुअली, पर पेमेंट करना है क्वार्टरली। बाकी सबके लिए डेट वही है, जो उसके पेमेंट करने की डेट है, सॉरी रिटर्न भरने की डेट है, वही उसके टैक्स पेमेंट करने की डेट मान ली जाएगी। क्लियर? देखो ये लिस्ट भी मैंने बना रखी है, आपको यहाँ पे देखते जाओ एक बार। मैं बोल रहा हूँ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन टॉन्टिक, मतलब इन 6 कैटेगरी को छोड़ दो, उसके अलावा कब टैक्स पे करना है, तो आप बोलोगे अगले महीने की 20 तारीख। कंपोजिशन वाले को कब भरना है, क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तारीख। टीडीएस वाले को अगले महीने की 10 तारीख। एनआरटीपी को अगले महीने की 20 तारीख, पर जिस मंथ में आरसी एक्सपायर हो जाए वहां से एक्सपायरी होने से 7 डेज के अंदर। इको को नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख, क्योंकि उसको भी जो जीएसटीआर 8 भरना होता है वो भी 10 तारीख तक भरना होता है। अब एक पॉइंट है, आप यहाँ पे नोट करोगे कि टीसीएस वाले का तो इसमें आया ही नहीं, कहीं ऊपर पढ़ोगे तो देखो, आप इस पूरे नोट्स को पढ़ोगे तो इसमें कहीं भी टीसीएस के बारे में रिटर्न का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टीसीएस की रिटर्न सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग फाइल होती है, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग नहीं होती। पर फिर भी मैंने आपको यहाँ पे पेमेंट की ड्यू डेट के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये अंडर सेक्शन 52 गवर्न होती है, तो जब सेक्शन 52 पढ़ेंगे वहां पे ये डिस्कशन आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ चुका है आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब छोटी छोटी सी बातें हैं कुछ। पहला पॉइंट है, क्या किसी मंथ में कोई भी सप्लाई नहीं है फिर भी रिटर्न भरनी पड़ेगी क्या? तो आंसर इज यस। नील रिटर्न भी मैंडेटरी है फाइल करना। अगर आपकी रिटर्न में सारी वैल्यू जीरो है, ना कोई इनवर्ट सप्लाई है, ना कोई आउटवर्ड सप्लाई है, ना कोई आईटीसी है, ना कोई आउटपुट टैक्स है, कुछ भी नहीं होगा रिटर्न में, फिर भी रिटर्न फाइल करना इज मैंडेटरी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बनता है छोटा सा, क्या रिटर्न भरना मैंडेटरी है या फिर नील रिटर्न हो तो उसको स्किप किया जा सकता है? तो रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है। बताओ क्या इनकम टैक्स में रिटर्न भरना मैंडेटरी? क्या इनकम टैक्स आईटीआर, आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है या नहीं होता? अगर आपने किसी साल में कोई इनकम अर्न नहीं की, क्या आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है? हाँ या ना? ना जी ना, नहीं होता। आपने नहीं पढ़ा था क्या वहां पे कि 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है? इफ लिमिट एक्सीड्स देन ओनली। हाँ जी, अगर लिमिट एक्सीड, अगर आप पार्टनरशिप फर्म की इन कंपनीज की बात करोगे तो मैंडेटरी है। इंडिविजुअल की बात करोगे तो लिमिट होती है, उससे ऊपर जाएगा तो। एनी चार्जेस टू फाइल रिटर्न नील, जीरो चार्जेस लगते हैं। गवर्नमेंट रिटर्न भरने का कोई पैसा नहीं लेती। ठीक है, अगर किसी प्रोफेशनल से भरवाओगे, सीए सीएस सीएमए से, वो जो फीस चार्ज करेंगे वो उनकी प्रोफेशनल फीस होगी, गवर्नमेंट फीस जीरो है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रेक्टिफिकेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिटर्न भरने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक होना नेचुरल सी बात है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? पहली बात आती है, क्या रिटर्न रिवाइज हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? आंसर इज रिवीजन इज नॉट अलाउड, बट रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल। और रेक्टिफिकेशन कब होगा? नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर की जब रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उसमें आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, पर उसकी एक लास्ट डेट होती है जो कि आपको ध्यान रखनी है। क्या लास्ट डेट होती है? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर सितंबर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे और सेक्शन 37 में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ या ना?
सेक्शन 37 में भी आपने लास्ट डेट टू रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, किसी को पता हो क्या डिफरेंस है? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे 37 में। हाँ जी स्नेहा वेरी गुड। वहां पे सितंबर मंथ की ड्यू डेट नहीं थी, यहाँ पे ड्यू डेट है, तो डिफरेंस है। सितंबर मंथ की ड्यू डेट क्या होती है नॉर्मली? 20 अक्टूबर। तो इस केस में एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको बताना है, वो आप यहाँ देखो, क्या आप इसको कैच कर सकते हो? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से देखो। सपोज ये है आपकी जून 2018 की GSTR 3B। आपने जून 18 की 3B भरी है, 3B कब भरोगे बताओ? जून 18 के लिए GSTR 3B कब तक फाइल करेंगे हम? जल्दी बताओ जल्दी। जून 18 की GSTR 3 कब तक फाइल करेंगे हम? अप टू अगस्त। जून के बाद अगस्त आता है क्या? 20 जुलाई। हाँ जी। दिसंबर कहाँ से आ गया? कितना इजी तो चैप्टर है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम? 31 दिसंबर तो एनुअल रिटर्न होता है ना। मैं तो आपको रिटर्न के देखो फॉर्म नंबर लिख के दे रहा हूँ, आराम से, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ इस रिटर्न में आपने कोई गलती कर दी, आपने इस रिटर्न में मिस्टेक कर दी, और ये रिटर्न आती है अंडर सेक्शन 39। और 39 में मिस्टेक रेक्टिफाई कब तक की जा सकती है? देखो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चलूंगा मैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ, सितंबर 2019 है ना, इसकी सितंबर 2019 की GSTR 3B भरने की ड्यू डेट देखनी है आपको, क्योंकि सेक्शन 39 की ड्यू डेट देखनी होती है। तो बताओ इसकी GSTR 3B की क्या ड्यू डेट होगी? कौन बताएगा फटाफट से? 20 अक्टूबर होगी। ठीक है, 20 अक्टूबर 2019। अब मैं नीचे लिख रहा हूं, आप बता देना मुझे लास्ट डेट क्या होगी। ठीक है, आपने रिटर्न भरी कब है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। आपको दो रिटर्न यहाँ पे चेक करनी है, एक तो आपको GSTR 3B की ड्यू डेट चेक करनी है, एक आपको एनुअल रिटर्न चेक करनी है जो कि GSTR 9 होती है। मैं बोल रहा हूँ GSTR 9 तो सपोज आपने फाइल की है 15 नवंबर 2019 को, और GSTR 3B आप फाइल कर रहे हो सपोज 18 अक्टूबर 2019। बताओ क्या लास्ट डेट होगी? What should be the last date to rectify the mistake? So the answer is, आपका आंसर आ रहा है 20 अक्टूबर लास्ट डेट होगी यहाँ पे। वेरी गुड। 20 अक्टूबर लास्ट डेट का मतलब क्या है? 20 अक्टूबर को रेक्टिफाई किस में करोगे आप, मुझे ये बताओ, समझना बात को। 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, वो तो सही है आपका आंसर। रेक्टिफाई करोगे किसमें? किसी रिटर्न में तो रेक्टिफाई करोगे। और रिटर्न आपने जो भरी है सितंबर मंथ की, वो कब भर दी? 18 तारीख को। तो प्रैक्टिकली मैं बोल सकता हूँ कि 18 तारीख के बाद अब रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? आप इस रिटर्न में ही तो रेक्टिफाई करोगे ना GSTR 3B का डेटा। ठीक है, आंसर आपका सही है, आंसर यही लिखना है आपको, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। पर प्रैक्टिकली समझना कि आप 18 अक्टूबर के बाद रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप 18 अक्टूबर वाली रिटर्न में ही तो रेक्टिफाई करते। चलो अब मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, इस 18 अक्टूबर की जगह मैं बोल रहा हूँ 22 अक्टूबर। अब क्या आंसर होगा आपका? अब क्या आंसर होगा आपका? 20 अक्टूबर। तो मुझे इतना सा बता दो, क्या ये GSTR 3B भरते वक्त मैं रेक्टिफिकेशन कर सकता हूँ क्या? क्या GSTR 3B भरते वक्त मैं रेक्टिफिकेशन कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ड्यू डेट निकल चुकी है। जबकि यही अगर सेक्शन 37 की बात चल रही होती तो आप बोलते 22 अक्टूबर आंसर है। क्लियर? हाँ जी, रेक्टिफाई कितनी बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टिफिकेशन की कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, कितनी बार कर सकते हो, कितनी बार भी करो, बस टाइम लिमिट के अंदर अंदर होना चाहिए।
तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको। सेक्शन 37 का अगर इस केस का आंसर होता तो वो होता 22 अक्टूबर, कि 22 अक्टूबर तक सेक्शन 37 मतलब जीएसटीआर 1 को आप करेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अगर इस रेक्टिफिकेशन की वजह से कोई टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है तो उस केस में आपको टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और लास्ट आता है आपके रिटर्न टू बी फाइल्ड इन सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट, रिटर्न आपको हमेशा सीक्वेंशियली फाइल करनी है। पहले अप्रैल की रिटर्न भरोगे, फिर मई की, फिर जून की। कभी भी ऐसा अलाउड नहीं होगा कि आप पहले जून की रिटर्न भर दो और बाद में अप्रैल मई की भरोगे, नॉट अलाउड। इसका मतलब अगर कभी आप अप्रैल मई की रिटर्न भरना भूल गए और जून में आप रिटर्न भरने के लिए रेडी हो, अप्रैल मई की रिटर्न अभी आप फाइल नहीं कर पा रहे हो, वॉट एवर रीजन, तो जून की रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्लियर है क्या? यस, यस, यस। ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सेक्शन नंबर 40, फर्स्ट रिटर्न। कितने सेक्शन पढ़े हैं अभी तक हमने इस चैप्टर में? थोड़ा सा रिवीजन कर लो। सेक्शन 37 पढ़ा था, वो बोल रहा था GSTR 1 भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा? टोंटिक को छोड़कर, टोंटिक को छोड़कर जो अदर कैटेगरी है, मतलब CTP को और इसके अलावा जो अदर्स बच गए, इनको GSTR 1 भरना पड़ेगा। किस चीज के लिए भरना पड़ेगा? अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए। सेक्शन 38 बोलता है इन लोगों को, इनको जिनको GSTR 1 भरना है उनको 2 भी भरना पड़ेगा, पर प्रैक्टिकली GSTR 2 इज नॉट इन इफेक्ट। सेक्शन 39 आपको फिर सारी रिटर्न्स के बारे में बोल रहा था कि GSTR 3 बंद हो गई, GSTR 3 भी भरनी पड़ेगी। किसको? इन्हीं लोगों को। GSTR 4 भरनी पड़ेगी। किसको? कंपोजिशन। GSTR 5 भरनी पड़ेगी। किसको? NRTP। GSTR 6 भरनी पड़ेगी। किसको? ISD। GSTR 7 किसको? TDS। GSTR 8 किसको? TCS। ये सेक्शन 39 नहीं बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है? कौन बताएगा? अभी मैंने आपको बोला था GSTR 8 भरने के लिए सेक्शन 39 नहीं बोल रहा है। कौन सा सेक्शन बोल रहा है? 52। वेरी गुड, 52 सेक्शन बोल रहा है GSTR 8 के लिए। यहां तक का टॉपिक डिस्कशन हम कर चुके हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात कर रहा है फर्स्ट रिटर्न की। फर्स्ट रिटर्न में क्या खास बात होती है? अब पहली बात तो एक क्वेश्चन आप पूछोगे, फर्स्ट रिटर्न का क्या फॉर्म अलग है क्या? नहीं, जो हम रिटर्न भर रहे हैं उसी को बोल रहे हैं, पर रजिस्ट्रेशन आने के बाद जो हमारी फर्स्ट रिटर्न होगी उसको हम बोल रहे हैं। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या? विद एग्जांपल हम समझेंगे। इधर लो जी, ये रहा हमारा खेल। दिस इज 1 अप्रैल 2019। इस दिन मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस। क्या रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? फटाफट से रिप्लाई देंगे, एक्टिव रहो थोड़ा सा। क्या इसी दिन रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है क्या? मैंडेटरी नहीं है। चलो जी, मैंडेटरी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे जाके किस डेट को? 10 जुलाई 2019 को इसका टर्नओवर हो गया। टर्नओवर एक्सीड्स 40 लैक्स बोल देते, चलो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। 40 लैक्स ये गुड्स की सप्लाई कर रहा था एक्सक्लूसिवली। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितने दिन में अप्लाई करना होता है? कितने दिन में अप्लाई करना होता है? 30 डेज में बेटा। 7 डेज कहाँ से आ गया? 30 डेज में करना होता है। मैं मान रहा हूं कि मैंने अप्लाई कर दिया 18 जुलाई को। 18 जुलाई को अप्लाई किया मैंने REG01 फॉर्म में, और मुझे RC मिल गई सपोज 21 जुलाई को। 21 जुलाई को RC मिल गई। RC कौन से फॉर्म में आती है? REG बोलो 06। ये सारी बातें मैं बार बार इसीलिए पूछता रहता हूँ आपको
ताकि माइंड में सेट हो जाए आप। अब मुझे ये और बता दो छोटा सा पॉइंट, ये आरसी कब से इफेक्टिव मानी जाएगी? इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी इसकी? 10 जुलाई। परफेक्ट आंसर। इसका मतलब पर्सन लाइबल कब से हो जाएगा टैक्स पे करने के लिए? तो मैं बोलूंगा ये डेट है, इस दिन से पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। एक पॉइंट। दूसरा, क्या इसी दिन से आईटीसी अवेल कर सकता है? हाँ जी, एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। इसका मतलब हमें जो रिटर्न भरनी है वो कब से भरनी है? चलो इस डेटा को थोड़ा सा चेंज करता हूं एक बार, ये पॉइंट मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बोल रहा हूं आपने अप्लाई किया है सपोज 28 जुलाई को, और आपको आरसी मिली है सपोज 5 अगस्त को, ठीक है? बाकी डेटा एकदम सेम है। अब 10 जुलाई से आप क्या कर रहे हो? लाइबल भी हो टैक्स पे करने के लिए और आईटीसी भी ले सकते हो। द क्वेश्चन इज विच विल बी योर फर्स्ट रिटर्न? आपको यहाँ पे अपनी फर्स्ट रिटर्न कौन सी फाइल करनी है? फर्स्ट रिटर्न फॉर विच टैक्स पीरियड? दिस इज द क्वेश्चन। क्या आप रिटर्न जुलाई मंथ की भरोगे पहली, या अगस्त मंथ की भरोगे? साक्षी, आंसर इज रॉन्ग। 10 जुलाई से 5 अगस्त की रिटर्न नहीं, और कोई? 10 जुलाई से अगस्त की। GSTR1 जुलाई मंथ, 10 जुलाई से 31 अगस्त। हाँ जी, 10 जुलाई से 31 अगस्त। तो आप बोलोगे फर्स्ट रिटर्न फॉर विच टैक्स पीरियड? तो पीरियड तो होगा अगस्त मंथ की रिटर्न भरोगे आप, है ना? आप भरोगे अगस्त 2000 की जो रिटर्न होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट रिटर्न। और फर्स्ट रिटर्न कब भरी जाएगी इसकी? इसकी हमें 2 रिटर्न भरनी होती है। एक भरनी होती है GSTR1 और एक भरनी होती है GSTR3B। ये हमारी फर्स्ट रिटर्न है। GSTR1 में और GSTR3B में नॉर्मल सी बात है, अगर अगस्त की रिटर्न है तो अगस्त का डेटा तो होगा ही होगा, जुलाई की रिटर्न नहीं है। बस यही खास बात है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे। हालांकि आपका आरसी इफेक्टिव जुलाई से है, पर आरसी आया कब है? अगस्त में। तो जब आपके आरसी के इफेक्टिव डेट और आरसी की एक्चुअल डेट ऑफ ग्रांट वो अलग अलग मंथ में फॉल करती है, तो ऐसे केस में फर्स्ट रिटर्न का कंसेप्ट काम आता है, अदरवाइज फर्स्ट रिटर्न में कोई खास बात नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कि जब भी फर्स्ट रिटर्न भरी जाएगी वो उस मंथ की भरी जाएगी जिस मंथ में आपको आरसी मिला है। अब बात आ रही है आरसी इफेक्टिव 10 जुलाई से है, तो कोई बात नहीं है। GSTR1 में आप जो डेटा लोगे वो कहां से कहां का लेना है? 10 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक का डेटा लेना है। और इसमें इसी तरीके से GSTR3B में भी 10 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक का डेटा लेना है। इज इट क्लियर? बोलो, क्लियर है क्या ये पॉइंट? किसी के डाउट है मन में? फर्स्ट रिटर्न कौन से मंथ की जाती है? उस मंथ की जाती है जिस मंथ में आरसी ग्रांट हो रही है, लेकिन उसमें डेटा कौन सा जाएगा? उसमें डेटा जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ आरसी से लेके और जिस मंथ की रिटर्न भरी जा रही है उस मंथ के एंड तक का। आई होप दिस इज क्लियर। अब मेरे को 2 जवाब और दे दो तो मैं मान लूंगा आपको 100% क्लियर है। आरटीआई, आरटीआई का इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। आरटीआई तो एक प्रोसेस था, रेसिपिएंट तक आईटीसी पहुंचाने का प्रोसेस था आरटीआई। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस की बात कर रहे हो ना आप? रिवाइज टैक्स इनवॉइस का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। टैक्स की लायबिलिटी तो 10 जुलाई से स्टार्ट हो गई। अब आपने चाहे टैक्स इनवॉइस इशू किए हो या नहीं किए हो, आपको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट। अब मैं 2 क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, माइक बंद कर लीजिए आपका, माइक बंद कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक की आपके टैक्स पेमेंट की क्या ड्यू डेट रहेगी? बताओ, टैक्स पेमेंट की क्या ड्यू डेट रहेगी? कौन बताएगा? 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट क्या होगी? 20 सितंबर। पक्का? ठीक है, 20 सितंबर ड्यू डेट होगी, मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट,
जो आपके 10 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक के टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट क्या होगी, ये जो बता देगा मान लेना उसके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर। इसकी भी 20 सितंबर होगी पक्का? जुलाई की 20 अगस्त नहीं होगी क्या? जुलाई की 20 अगस्त नहीं होगी सर, यहाँ पे 20 सितंबर होगी। आपका आंसर भी परफेक्ट है और आपकी प्रोविजंस भी परफेक्टली क्लियर है। चलिए, क्यों ऐसा? क्योंकि हमें वो भी क्या लिखा था, हमें लिखा था जो रिटर्न की ड्यू डेट है वही आपके टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट है। तो रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? देखो, रिटर्न की ड्यू डेट तो अपनी क्या है, 20 सितंबर ही है ना। तो 20 सितंबर रिटर्न की ड्यू डेट है, मतलब टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट भी 20 सितंबर। पॉइंट इज क्लियर? हटा दो इसको। क्या इसे हटा दिया जाए? हाँ जी। रुको 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 रुको, लो जी लो जी, सॉरी सॉरी, हमने हटा दिया, वापस ले आए हैं। सत्यम ने कहा सर यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, मींस फॉर 10 जुलाई वाला पीरियड। क्यों नहीं होते टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस? क्या बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन? टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन क्या बोलता है? यही तो बोलता है कि आपकी टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि जिस पीरियड में आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट निकलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपके टैक्स की रेट निकलेगी। तो लगेगा यहाँ पे प्रोविजन, क्यों नहीं लगेगा? आपकी, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। जिन चीजों का टाइम ऑफ सप्लाई 10 जुलाई से 31 जुलाई में आ रहा है, इनका पेमेंट कब करना है, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। जिसका टाइम ऑफ सप्लाई 10 जुलाई से 31 जुलाई आ रहा है, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ टैक्स पेमेंट की। अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो टैक्स पेमेंट होगा ही क्यों? थिंक अबाउट इट बेटा, थिंक। ठीक है, मैंने कहा जिसका टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स पेमेंट का मतलब ही होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है इसीलिए टैक्स पे करना है। ओके, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोविजन आपका फर्स्ट रिटर्न का, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम। सेक्शन नंबर 41 ये बोलता है हमें कि जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो वहां पे जो आईटीसी हम लेते हैं वो आईटीसी प्रोविजनल बेसिस पे हम ले सकते हैं। पर इस सेक्शन में आपने कुछ पढ़ा था, रूल नंबर 36 सब रूल 4। क्या आपको याद आ रहा है ये रूल? क्या आपको ये रूल याद आ रहा है? हाँ जी। ये रूल क्या बोल रहा था? ये रूल बोल रहा था कि मैक्सिमम आईटीसी कितनी अवेल कर सकते हो आप अपने जीएसटीआर 3B में। जो अमाउंट 2A में शो हो रहा है वो तो 100% ले सकते हो, और जो अमाउंट 2A में शो नहीं हो रहा है उसके ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट थी, वो क्या थी? इस अमाउंट का 10%, इस अमाउंट का 10% जो कि 2A में दिखाई दे रहा है। तो इस कुल मिला के सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी इज एंडेंजर्ड। आधी बात समझ में? तो आईटीसी प्रोविजनल बेसिस पे लेना अब अलाउड नहीं है। अब आईटीसी उतना ही ले सकते हो जितना रूल नंबर 36(4) बोलता है। तो सेक्शन नंबर 41 नॉट मच रेलेवेंट नाउ। हाँ जी, आगे चलते हैं। देखो, सेक्शन नंबर 42 और सेक्शन नंबर 43 अब आपके कोर्स में नहीं है। उसका रीजन क्या है? मैंने नोट्स में दे रखे हैं केवल इसीलिए कि बस पता रहे आपको कि सेक्शन 42 और 43 होते क्या है। 42 बोलता था कि सप्लायर जो है वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा,
और रेसिपिएंट जो है वो GSTR 2 फाइल करेगा, और ये दोनों जो रिटर्न है ये आपस में मैच होगी। यही होता है क्या? सप्लायर के लिए GSTR 1 मतलब क्या होता है? आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न, और रेसिपिएंट के लिए GSTR 2 का मतलब क्या होता है? इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न। तो जो सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाई है वही तो रेसिपिएंट की इनवर्ड सप्लाई होगी। तो सेक्शन 41 बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके जी, लो जी, सेक्शन 41 में बोल रहा हूं नॉट रेलेवेंट। वाई नॉट रेलेवेंट? क्योंकि हमने रूल नंबर 36(4) पढ़ा था, जहां पे हमें एक आईटीसी लेने की मैक्सिमम लिमिट बता रखी है, और सेक्शन 41 बोलता है कि आईटीसी प्रोविजनल बेसिस पे लिया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग अब आईटीसी नहीं लोगे, आप लोगे रूल नंबर 36(4) के बेसिस पे आईटीसी। ओके जी, हाँ जी, सत्यम ने कहा कि GSTR 2 तो अप्लीकेबल ही नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये सेक्शन 42 अब काम का नहीं रहा। ये सेक्शन 42 इसीलिए तो अब काम का नहीं रहा क्योंकि अब ये GSTR 2 भरेगा नहीं, तो ये मैचिंग करने का कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा। तो आपने इंटर में बहुत अच्छे से ये मैचिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, उस टाइम भी मैंने आपको बोला था ये प्रैक्टिकली वर्क नहीं कर रहा है, पर अब आप जाके देखोगे तो ये आपके काम का नहीं रहा है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 42 में भी मैचिंग नहीं होती, सेक्शन नंबर 43 की मैचिंग भी खत्म है। नहीं, सेक्शन नंबर 43 में मैचिंग स्टार्ट है, अभी चालू है, ये मैचिंग जरूर होती है। ठीक है, तो इसके लेंगे हम, अलग से लेंगे, इसके लिए एक टॉपिक है ये 43 मैचिंग को, इसको अलग से समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी लेंगे तो सारा मिसमैच हो जाएगा आपका, इसको मैच करते करते सारा मिसमैच हो जाएगा। एक बार रिटर्न कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे इसकी मैचिंग किस तरीके से करनी। ओके जी, अब हम आ जाते हैं लास्ट में एनुअल रिटर्न के कंसेप्ट पे। एनुअल रिटर्न क्या बोल रहा है? एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न किसको फाइल करनी है? पहले तो आप ये देखो, टोटल कितनी कैटेगरी है हमारे पास? 8 कैटेगरी है टोटल। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में 8 कैटेगरी बताई थी, उनमें से किन किन को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है? हाँ जी, देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस, सीटीपी, एनआरटीपी, तो कुल मिला के कुल मिला के क्या बात हो रही है? टीडीएस, टीसीएस, सीटीपी, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी तो भरना होता है सीटीपी को, पर जीएसटीआर 9 नहीं भरना होता, जो कि एनुअल रिटर्न है। Shall furnish an annual return for every financial year electronically inform GSTR 9 on or before 31st December of following end of such financial year। और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को भरना होता है GSTR 9A। ओके जी, और ये बोल रहा है जिसको ऑडिट करवानी है सेक्शन 35(5) में, उसको GSTR 9 के साथ GSTR 9C भी भरना होता है। अब देखो नीचे आपको दे रखा है ये क्वेश्चन बना के, ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न, ऐसा एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। किस किस को एनुअल रिटर्न नहीं भरनी? देखो, वही जो ऊपर लिखा हुआ था, टीडीएस, टीसीएस, ओइडार, एनआरटीपी, आईएसडी और सीटीपी, तो कुल मिला के किसको भरनी है एनुअल रिटर्न? एनुअल रिटर्न भरनी है एक तो रेगुलर स्कीम वाले को, और एक कंपोजिशन स्कीम वाले को। ठीक है, रेगुलर स्कीम वाले को कौन सी भरनी है? GSTR 9, और कंपोजिशन वाले को कौन सी भरनी है? GSTR 9A। क्लियर? और अगर इस रेगुलर वाले की ऑडिट भी हो रही है, ऑडिट कब होती है? जब टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो, तो ऐसे केस में इसको GSTR 9C भी भरनी पड़ेगी। तो ये तो छोटी सी बात है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नहीं, टीसीएस वाले को भी कोई एनुअल रिटर्न नहीं भरनी। देखो टीसीएस यहाँ क्यों नहीं आ रहा? टीसीएस तो आ गया ना वैसे यहाँ पे, टीसीएस वाले को भी एनुअल रिटर्न नहीं भरनी। टीसीएस वाले कौन होते हैं? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं।
सेक्शन 45 चलें क्या नेक्स्ट सेक्शन पे? रेडी हो आप? आर यू रेडी? जल्दी से रिप्लाई करो। तो अभी आई थी आपके पास में फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न क्या होती है? रजिस्ट्रेशन आने के बाद जब पहली रिटर्न भरोगे उसको बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न का कोई सेपरेट अलग से फॉर्म नहीं होता, जो आपको रिटर्न भरनी होती है उसी को फर्स्ट रिटर्न बोला जाता है। अब आ रही है बात फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कब भरी जाती है? जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लेते हो या फिर डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। ये आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कैंसिल करवा सकते हो और प्रॉपर ऑफिसर भी कैंसिल कर सकता है। दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब डिफरेंस देखना, फर्स्ट रिटर्न में मैंने बोला था कोई अलग से फॉर्म नहीं है। फर्स्ट रिटर्न जो है कंसेप्ट, उसमें कोई भी अलग से फॉर्म नहीं है। नो सेपरेट फॉर्म इज टू बी फिल्ड, इज टू बी फाइल्ड। इसमें कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना होता, इसमें वही फॉर्म भरना होता है जो आपको नॉर्मली भरना है। लेकिन जो लास्ट रिटर्न है ना, जिसको हम फाइनल रिटर्न बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइनल रिटर्न के केस में एक आपको सेपरेट से रिटर्न भरनी होगी। वो कौन सी है? GSTR 10। ठीक है, मतलब फाइनल रिटर्न उसको नहीं बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि जो लास्ट मंथ में RC सरेंडर की है उस मंथ की जो GSTR 3B होगी वो हमारी फाइनल रिटर्न है ना। फाइनल रिटर्न होगी अलग से GSTR 10 के अंदर। और इसको फाइल कब किया जाएगा? किसको भरनी है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1). और 39(1) में केवल और केवल रेगुलर स्कीम वाले आते हैं। and whose registration has been cancelled shall furnish a final return within 3 months of the date। कितने टाइम में भरनी होती है रिटर्न? 3 months of date of cancellation और date of order of cancellation, whichever is later। तो बात समझ में आ गई? फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न है, अलविदा कहने की रिटर्न है जीएसटी डिपार्टमेंट को। इस रिटर्न में हम ये भी बता देते हैं, आपने कंसेप्ट पढ़ा था आपको याद हो तो, कि जब हम हमारा बिजनेस बंद करते हैं उस वक्त हमारे पास जितनी भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पड़े होते हैं उन सबको हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं। याद आ रहा है क्या आपको? जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं उस दिन हमारे पास जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स होते हैं, ये आपने शेड्यूल 2 पढ़ते वक्त पढ़ा था, याद आ रहा हो तो, सप्लाई चैप्टर में। तो उन सारी एसेट्स को हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं और डीम्ड सप्लाई मान के उनके ऊपर हमें क्या करना होता है? जीएसटी पे करना होता है। वो डेटा कौन सी रिटर्न में शो करना है? वही तो GSTR 10 में फिल करना है आपको। इसीलिए तो GSTR 10 भरवाया जा रहा है आपसे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बोल रहे हैं जिस दिन आप बिजनेस बंद करते हो या फिर RC सरेंडर करते हो, जितने भी इनपुट्स कैपिटल गुड्स होंगे उनकी डिटेल दे देना हमें 3 महीने के अंदर अंदर, और उनपे अप्रोप्रिएट टैक्स भी पे कर देना। ओके जी, यहां तक मेरे हिसाब से आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 46। अगर आपने जितनी रिटर्न यहाँ पढ़ी है उनकी सबकी ड्यू डेट आपको पता है। अगर आप टाइमली रिटर्न नहीं भरते हो तो क्या होगा? कौन बता सकता है? अगर टाइमली रिटर्न नहीं भरेंगे तो क्या होगा? ना जी, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेट फीस। हाँ जी, वेरी गुड। तो पहले तो सेक्शन 46 क्या बोल रहा है ये देखो, ये बोल रहा है नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आपके ऊपर कभी भी हार्डशिप हो। वो बोल रहे हैं अगर आप रिटर्न नहीं भर पाए तो आपको एक 15 डेज के अंदर नोटिस आएगा। ठीक है, नोटिस क्या बोलेगा कि आपको नोटिस की डेट से 15 दिन में रिटर्न भर दो। रिमाइंडर है एक तरीके से आपके लिए, है ना। तो एक नोटिस आता है, वो केवल और केवल आपको रिमाइंड करने के लिए। जैसे इंस्टीट्यूट की आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है तो रिमाइंडर आते होंगे मेल पे कि भाई ये लास्ट डेट है। उस तरीके से यहाँ बोला जा रहा है कि रिटर्न की जब ड्यू डेट निकल जाएगी
उसके बाद आपको एक नोटिस आएगा, कौन से फॉर्म में आता है, GSTR 3A, वो बोल रहा है 15 डेज में रिटर्न भर दो आप, बस इतना सा नोटिस आता है। फिर भी नहीं भरते हो आप रिटर्न, तो फिर आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स आगे की चालू कर दी जाती है। अब नोटिस आया है नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप लेट करते हो रिटर्न भरने में, तो मैं देखो आपको बता रहा हूं क्या चीज डिले करने पे क्या कंसिक्वेंस आता है। चलो ये हम बोलते हैं पॉइंट नंबर 1, अगर आप रिटर्न लेट भरोगे, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ कॉन्ट्रावेंशन, कुछ कर रहे हो आप, क्या कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, रिटर्न भरने में डिले कर रहे हो आप, तो आपके ऊपर क्या इंप्लीकेशन आएगा, कॉन्ट्रावेंशन का क्या इंप्लीकेशन होगा, ये अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में। रिटर्न अगर डिले कर रहे हो तो आपके ऊपर लेट फीस की ऑब्लिगेशन आएगी, लेट फीस की ध्यान रखना, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आप टैक्स पेमेंट करने में डिले कर रहे हो तो टैक्स पेमेंट करने में क्या कर रहे हो आप, डिले। दोनों चीजें इसी चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है। रिटर्न डिले हो रही है तो लेट फीस लगेगी, टैक्स पेमेंट करना डिले हो रहा है तो क्या लगेगा, तो वो इंटरेस्ट लगेगा। वेरी गुड। अगर टैक्स आप लेट पे करते हो तो इंटरेस्ट लगता है। थर्ड, अगर आप टैक्स इवेजन करते हो तो, अगर आप टैक्स इवेजन करते हो, टैक्स इवेजन दो तरीके से हो सकता है, फ्रॉड से भी हो सकता है और नॉन फ्रॉड भी हो सकता है। मतलब कई बार आपको पता होता है कि टैक्स इवेजन कर रहा हूं मैं और फिर भी करते हो, और कई बार आपको पता ही नहीं होता, अनजाने में हो जाता है, तो इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो है पेनल्टी। हाँ जी, वेरी गुड। और लास्ट है ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे, इसका चैप्टर आएगा। अगर आप कोई ऑफेंस करते हो जीएसटी के अंदर तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, ऑफेंस का इम्प्लीकेशन क्या होगा, ऑफेंस का इम्प्लीकेशन होगा पेनल्टी प्लस प्रोसिक्यूशन। ओ माय गॉड, प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है, प्रोसिक्यूशन, कारावास सुना होगा, कारावास, कारावास, जेल, जेल की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी आप पे। लीगल एक्शन तो ये सारी लीगल एक्शन है, प्रिजन, हाँ जी, जेल में डाल दिया जाएगा ले जाके। तो ये आपकी इम्प्लीकेशन है, किस कॉन्ट्रावेंशन का क्या इम्प्लीकेशन होता है। अब ये तो मैंने आपको कैटेगरी बताई कि रिटर्न डिले करोगे तो लेट फीस लगेगी, कितनी लगेगी क्या लगेगी वो पढ़ना है। टैक्स पेमेंट लेट करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, टैक्स इवेजन करोगे तो पेनल्टी लगेगी, ऑफेंस करोगे तो पेनल्टी भी लगेगी, प्रोसिक्यूशन भी होगा। ठीक है, ये कुल मिला के आप बोलोगे आपके आगे के चैप्टर्स हैं। ओके जी। अब हम बात कर रहे हैं रिटर्न डिले करने पे क्या लेट फीस लगेगी, तो उसके लिए सेक्शन है 47। सेक्शन नंबर 47 हमें बता रहा है अगर रिटर्न भरने में देरी की तो हमें देनी पड़ेगी लेट फीस, है ना, लेट फीस देनी पड़ेगी। कितनी लेट फीस है, चलो देखो, सिंपल सी लेट फीस बता रखी है 100 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 5,000। ये कहाँ पे है, अंडर सीजीएसटी एक्ट है, ध्यान रखना। जितनी पेनल्टी सीजीएसटी एक्ट लगाता है सेम पेनल्टी एसजीएसटी एक्ट भी लगाता है। तो अगर आप बोलोगे टोटल बोलना है आपको तो डबल कर देना इसको, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना आप, अब एक गड़बड़ होती है यहाँ पे। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वो ये पूछेंगे एज पर सीजीएसटी एक्ट। तो अगर उन्होंने एज पर सीजीएसटी एक्ट लिख ही दिया तो आपको आंसर भी एज पर सीजीएसटी एक्ट ही देना है फिर, है ना। तो इतनी मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक है, पर नंबर कट हो जाते हैं। उसने पूछा सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग है और आप लिख के आ रहे हो टोटल 200 रुपए और 10,000 रुपए मैक्सिमम। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है वो क्या बोल रहा है। तो आप सेफ पर्पज के लिए क्या कर सकते हो, जब सीजीएसटी एक्ट का उसने पूछा है तो आप पहले तो सीजीएसटी एक्ट का बता दो, लास्ट में एक नोट डाल दो उस क्वेश्चन में कि सेम लेट फीस शैल बी चार्ज अंडर रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट। क्लियर, आगे बात समझ में।
तो ये तो है आपकी पीरियडिक रिटर्न्स 7, 8, 9, 45। मैं बात कर रहा हूं अभी तो पीरियडिक रिटर्न्स की। तो पीरियडिक रिटर्न्स की एक्ट में तो 100 रुपए दे रखी है, पर इसके ऊपर आपको एक वेवर मिला हुआ है, रिडक्शन मिला हुआ है, तो आप अच्छे से याद करोगे। जब भी पीरियडिक रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, एनुअल रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। पीरियडिक रिटर्न्स अगर नील रिटर्न है, अगर नील रिटर्न है तो इन्होंने बोला है 10 रुपए पर डे लेंगे हम, 10 रुपए पर डे। और अगर अदर देन नील रिटर्न है तो फिर 25 रुपए पर डे लेंगे। तो जो एक्ट ने 100 रुपए पर डे बोला था उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, देख लो आप लिमिट। 100 रुपए पर डे एक्ट के अकॉर्डिंग लिमिट है, पर उसको रिड्यूस कर दिया गया। नील रिटर्न के केस में 10 रुपए पर डे और अदर्स के केस में 25 रुपए पर डे। ठीक है। और एनुअल रिटर्न की बात करूं तो वहां कोई रिडक्शन नहीं है। एनुअल रिटर्न में कोई रिडक्शन नहीं है, तो एनुअल रिटर्न में आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, एनुअल रिटर्न में वही रहेगा 100 रुपीज पर डे। हाँ जी, मैं अभी बताता हूँ। अदर मतलब 100 रुपीज पर डे। अब यहाँ पे इनमें सब में मैक्सिमम की लिमिट है। मैक्सिमम कितनी लग सकती है, यहाँ भी 5,000 मैक्सिमम लग सकती है, यहाँ भी 5,000 लग सकती है, और यहाँ मैक्सिमम कितनी लग सकती है, यहाँ लग सकती है 0.25% ऑफ टर्नओवर। 0.25% ऑफ टर्नओवर। अब आपने कहा अदर मतलब क्या, मैं बोल रहा हूं अदर देन नील रिटर्न। नील रिटर्न क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय नील रिटर्न? व्हाट डू यू मीन बाय नील रिटर्न? नील रिटर्न क्या होती है, कोई तो बताओ, कोई तो होगा। नो आउटवर्ड सप्लाई, नो आईटीसी, नथिंग। हाँ जी। तो इसमें एक छोटा सा डाउट होता है कईयों को, क्या नील रिटर्न का मतलब ये है क्या कि हमारी टैक्स लायबिलिटी जीरो है ना? टैक्स लायबिलिटी जीरो होना इज नॉट सफिशिएंट फॉर नील रिटर्न। नील रिटर्न मतलब नो आउटवर्ड सप्लाई, नो आउटवर्ड सप्लाई, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है हमारी, और नो इनवर्ड सप्लाई। बस इतना सा अगर समझ लिया तो बात होगी। अगर हमने कोई आउटवर्ड सप्लाई भी नहीं की, कोई इनवर्ड सप्लाई भी नहीं की, तो ऑब्वियसली ना हमारा आउटपुट टैक्स होगा, ना हमारा आईटीसी होगा। ऐसे केस को हम बोलते हैं नील रिटर्न। मतलब डेटा जो जाएगा रिटर्न में वो सारा नील है। इस केस में गवर्नमेंट बोल रही जब डेटा नील है रिटर्न में, तो चलो 10 रुपए से काम चलाते हैं, 10 रुपए पर डे दे देना, काम हो जाएगा। लेकिन अदर देन नील रिटर्न क्या हुआ, आप समझ में आ गया? अदर देन नील रिटर्न मतलब क्या, मान लेते हैं आपने 10 रुपए की परचेज कर ली, किसी महीने में कुछ नहीं करा आपने, केवल 10 रुपए की परचेज कर ली। बताओ क्या पेनल्टी की लिमिट, लेट फीस की लिमिट होगी, 10 रुपए या 25 रुपए? आपने किसी मंथ में कुछ नहीं किया, केवल 10 रुपए की परचेज की है, क्या 10 रुपए पर डे की लेट फीस लगेगी या 25 रुपए पर डे की? 25 रुपए की, क्योंकि वो नील रिटर्न नहीं है। नील रिटर्न के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, नो आउटवर्ड सप्लाई, नो इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, ओके जी, क्लियर। मतलब रिटर्न में कोई डेटा नहीं है ना, मैं सिंपली बोलूं तो नो डेटा, नो डेटा इन रिटर्न। रिटर्न में कोई डेटा नहीं भरना तो उसको हम नील रिटर्न बोलेंगे। लिमिट्स याद हो गई आपको? ये लिमिट्स आदि है, ध्यान रखना, ये सीजीएसटी एक्ट की लिमिट्स है। सेम एसजीएसटी एक्ट में होगी तो डबल हो जाएगी ये। आप प्रैक्टिकली अगर बात करोगे किसी क्लाइंट से तो ये लिमिट्स डबल कर देना सारी की सारी। जहां 10 रुपए लिखा है वो 20 रुपए हो जाएगी, जहां 25 लिखा है वो 50 हो जाएगी, जहां मैक्सिमम 5,000 लिखा है वो 10,000 हो जाएगा, जहां मैक्सिमम 0.25 लिखा है वो ½ % हो जाएगा। 100 किसके लिए, कौन सी 100? अरे मैंने यही तो बोला, ये 100 रुपए जो एक्ट में लिखी हुई है इसको रिड्यूस कर दिया गया है। इसको रिड्यूस करके 10 रुपए और 25 रुपए कर दिया। और ये जो 100 रुपए ये एनुअल रिटर्न की है। एनुअल रिटर्न पे कोई रिडक्शन नहीं किया, एनुअल रिटर्न पे 100 रुपए पर डे की ही लेट फीस लगेगी। अब क्लियर है सबको? क्या अब क्लियर है सबको? नोट कर लेना इन चीजों को। सबने कर लिया नोट? ओके जी, चलो वापस आ जाते हैं अगेन इधर।
तो लेट फीस का सेक्शन भी हो गया हमारा, जो मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूं मैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर मतलब क्या। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसलिए खत्म करते हैं इसको एक बार। जीएसटी प्रैक्टिशनर मतलब क्या होता है? देखो, अगर ये कंपनी है एक ए लिमिटेड और इसको अपनी रिटर्न फाइल करवानी है या इसको अपना क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, ये जीएसटी की जो भी कंप्लायंसेज है वो कंप्लायंस ए लिमिटेड को करनी है। अब ए लिमिटेड ये कंप्लायंसेज खुद कर सकता है क्या? पहले तो आप ये जवाब दो, क्या ए लिमिटेड खुद ये कंप्लायंसेज कर सकता है क्या? लीगली की बात कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? सोच के जवाब देना। क्या लीगली ए लिमिटेड खुद रजिस्ट्रेशन ले सकता है, खुद रिटर्न फाइल कर सकता है, खुद असेसमेंट कर सकता है, खुद टैक्स पे कर सकता है, खुद आईटीसी अवेल कर सकता है? हाँ, वेरी गुड। तो सारे पावर इसके पास है। गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कहीं भी जाके रिटर्न फाइल करवाओ, आपको खुद को नॉलेज है, आप खुद करो सारा काम। पर प्रैक्टिकली आपको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ए लिमिटेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना बड़ा एक्ट आप पढ़ रहे हो, वो खुद अगर पढ़ने लग जाएंगे सब लोग तो प्रोफेशनल्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके पास क्या ऑप्शन है? इसके पास एक ऑप्शन तो है कि ये किसी सीए या सीएमए से जाके अपना काम करवा ले। ठीक है, दूसरा, तो जो आदमी सीए है या सीएमए है उनको तो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस दिलवाने की जरूरत होती नहीं है, वो तो ऑलरेडी डिग्री लेके बैठे हैं तो उनके ऊपर तो कॉन्फिडेंस होता है। पर जो सीए या सीएमए नहीं है और उसको जीएसटी की नॉलेज है, वो कैसे कॉन्फिडेंस दिलाए क्लाइंट को कि भाई मैं भी आपका काम कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बोला है कि आप हमसे एक जीएसटी प्रैक्टिशनर का लाइसेंस ले सकते हो। क्या ले सकते हो? जीएसटी प्रैक्टिशनर का लाइसेंस ले सकते हो। तो अगर आप सीए सीए में नहीं कर पाते हो और आप जीएसटी की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट का एक एग्जाम दे दो। एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? नकिन, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स। बात समझ में आ रही क्या? सिंपली आप लॉजिकली देखोगे तो चीज बहुत इजी सी है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर कोई तोप नहीं है, सिंपल सी बात है। जिन लोगों के पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है ना, सीए सीएमए की प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट ये बोल रही है कि चलो आप एक एग्जाम पास करो, नकिन के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है वो एग्जाम अगर आप पास कर लेते हो तो आपको हम जीएसटी प्रैक्टिशनर का लाइसेंस देंगे। होगा क्या उसके बाद? उसके बाद क्या होगा? आप क्लाइंट का कोई भी काम कर सकते हो। वैसे काम स्पेसिफाइड है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको अलग से इसका एक टॉपिक बना के दूंगा जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में, और भी डिटेल है वो सारी उसमें कवर कर लेंगे हम। तो अभी तो केवल आप बेसिक ध्यान रखो, जीएसटी प्रैक्टिशनर। कैमरा ऑफ करना आपका। ठीक है, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर है क्या एक्चुअल में? जिसको नॉलेज है वो लाइसेंस ले लो, सिंपल सी बात। अब एक क्वेश्चन, क्या ये सीए और सीएमए भी ले सकता है क्या जीएसटी प्रैक्टिशनर का लाइसेंस? ले सकता है या नहीं ले सकता, ये पूछ रहा हूं मैं। क्यों नहीं ले सकता भाई? एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, एग्जाम पास करो लो, ले सकता है, पर जरूरत नहीं है। मैंने पूछा नहीं जरूरत की, मैंने बोला ले सकता है क्या। ठीक है, जरूरत का क्या पता होता है किस केस में किसको क्या जरूरत होती है। हो सकता है कोई सीए होने के बाद भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं हो लोगों का उसके ऊपर, हो सकता है ना ऐसा। जानते हो आप कुछ ऐसे एयर वन को, कुछ एयर वन को जानते हो क्या ऐसो को, जो खुद बताते हैं कि हमने एयर वन कैसे लाए हैं? तो क्या उन पे कॉन्फिडेंस होता है क्या किसी का? हाँ जी, नाम नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। सिग्नेचर ऑडिट नहीं कर सकता ये ऑडिट नहीं कर पाएगा, सिग्नेचर की जरूरत होती नहीं है ना। देखो, जो रिटर्न भरी जाती है, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें साइन नहीं होते हैं आपके, उसमें क्लाइंट के साइन होते हैं, क्लाइंट ही करेगा। बस ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो ये ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसके कुछ स्पेसिफाइड फंक्शन है वही कर पाएगा ये। दूसरा, इन दोनों में एक डिफरेंस और होता है, प्रैक्टिकली बता दूं। जब सीए और सीएमए रिटर्न भर रहा होगा तो रिटर्न में कहीं भी सीए या सीएमए का नाम नहीं जाएगा, नेम डिस्क्लोज नहीं होता कि किस सीए सीएमए ने भरी है। तो ये माना जाता है कि रिटर्न ए लिमिटेड ने खुद ने ही भरी है।
लेकिन जब जीएसटी प्रैक्टिशनर रिटर्न भर रहा होगा तो इसका नेम भी जाएगा रिटर्न के अंदर, मतलब वो पता लगेगा कि रिटर्न किसने भरी है, जीएसटी प्रैक्टिशनर ने फाइल करी है। तो ये डिफरेंस है प्रैक्टिकली एक और, ठीक है। अब देखो, द मैनर अप्रूवल ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर, देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ड्यूटीज ऑब्लिगेशन, मैनर ऑफ रिमूवल, अदर कंडीशन रेलेवेंट फॉर देयर फंक्शनिंग शैल बी सच एज मे प्रिस्क्राइब। तो इसके लिए सारी चीजें आपके पास, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज आप परफॉर्म कर सकते हो, क्या आपके ऑब्लिगेशंस होंगे, सारी चीजें। हमारे ऊपर कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्या, इफ वी फाइल्ड रॉन्ग रिटर्न्स। अभी बताता हूं, पहले एक बार ये टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथराइज एंड अप्रूवल अप्रूव्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर टू फर्निश हिज रिटर्न्स एंड टू परफॉर्म सच प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन। तो अभी मैंने बोला कुछ प्रिस्क्राइब्ड फंक्शंस होते हैं जो कि ये जीएसटी प्रैक्टिशनर परफॉर्म कर सकते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस, ये चीज ध्यान रखना, भले ही रिटर्न जीएसटी प्रैक्टिशनर भले ही रिटर्न सीएसी में भरे, हमेशा उसके लिए लाइबल कौन होगा, लाइबल हमेशा क्लाइंट होगा, कभी भी जीएसटी प्रैक्टिशनर लाइबल नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे जीएसटी प्रैक्टिशनर गलत रिटर्न भर दे तो ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, बिकॉज जीएसटी प्रैक्टिशनर, देखो सिस्टम क्या चलेगा, ये जीएसटी प्रैक्टिशनर है और ये ए लिमिटेड है, समझना बात को फटाफट से। इसके पास भी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। कहाँ का लॉगिन आईडी बात कर रहा हूं मैं, कोई बताएगा। इसके पास भी अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। कौन बताएगा मैं कौन से लॉगिन आईडी पासवर्ड की बात कर रहा हूँ, फेसबुक की क्या मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ क्या। जीएसटी पोर्टल, कौन सा जीएसटी पोर्टल, www.gst.gov.in। हाँ जी, तो इस पोर्टल पे जीएसटी प्रैक्टिशनर के पास अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। इससे लॉगिन करके वो क्लाइंट की, ए लिमिटेड की रिटर्न क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। ध्यान रखना, वो क्लाइंट के लॉगिन आईडी से नहीं प्रिपेयर करेगा, वो अपनी लॉगिन आईडी से ए लिमिटेड की रिटर्न प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद ये रिटर्न यहां जाएगी फॉर अप्रूवल, ये आदमी इसको अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद दोबारा इसके पास एक्सेस आ जाएगा और ये इस रिटर्न को क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे रिटर्न सबमिट हो रही है तो गवर्नमेंट क्या मान के चलेगी, क्या ए लिमिटेड ने रिटर्न चेक करी है या नहीं करी, क्या ए लिमिटेड ऑलरेडी रिटर्न चेक कर चुका है या नहीं कर चुका है, कर चुका है तो हमेशा होल एंड सोल लाइबिलिटी होगी ए लिमिटेड की, जीएसटी प्रैक्टिशनर की कोई लाइबिलिटी नहीं। इज इट क्लियर। अब प्रैक्टिकल की बात करोगे वो एक अलग बात होती है। प्रैक्टिकली क्लाइंट अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देता है, यहाँ पे वो खुद इसके आईडी से रिटर्न भर देता है, तो ऐसे केस में कोई प्रैक्टिशनर मतलब ही नहीं है वहां तो, ठीक है। वहां तो ऑब्वियसली क्लाइंट ही लाइबल होगा ही होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट बोल रहा है, टू बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर पर्सन हैज टू पास एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नकीन, ठीक है। Any person enrolled as cell tax practitioner or tax practitioner preparer, tax return preparer under earlier indirect tax law, then he can remain a GST practitioner only if he passes the exam conducted by NAKIN within 30 months। ठीक है, बोल रहा है जीएसटी से पहले भी तो ऐसा कंसेप्ट होता होगा ना, था क्या ऐसा, जैसे एक्साइज चलता था पहले, तो एक्साइज एक्ट में भी तो ऐसे रिटर्न प्रिपेयर होते होंगे ना। जैसे अभी जीएसटी प्रैक्टिशनर है, उस टाइम भी टैक्स प्रिपेयर होते थे, तो जीएसटी आने के बाद क्या इनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा क्या, उस टाइम भी तो उन्होंने उनको एग्जाम देके ही प्रैक्टिशनर बने थे। सोच के बताना एक बार, मैं देखना चाहता हूँ आपका कितना दिमाग चलता है इसमें। अगर किसी ने एक्साइज एक्ट में टैक्स प्रिपेयर का सर्टिफिकेट लिया था, क्या उसको सीजीएसटी एक्ट में रिटर्न प्रिपेयर मान लिया जाए क्या, क्या इसको जीएसटी प्रैक्टिशनर माना जाएगा क्या, हाँ या ना। वाई नो, वाई नो, वाई नो, क्यों नो क्यों बोल रहे हो आप लोग, दोनों एक्ट अलग अलग है, वेरी गुड। तो आप ये बोलना चाह रहे हो नहीं मानना चाहिए क्योंकि उसकी नॉलेज अलग थी, इसकी नॉलेज अलग है, पर ऐसा माना जाएगा कि एक्साइज की जिसको नॉलेज थी और अगर वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहता है तो उसने जीएसटी की भी नॉलेज गेन कर ली होगी। इसलिए प्राइमा फेशिया गवर्नमेंट बोल रही है कि ठीक है, जो ऑलरेडी रिटर्न प्रिपेयर्स थे
उनको हम जीएसटी प्रैक्टिशनर मान लेंगे, पर इनको 30 मंथ्स के अंदर अंदर, नॉर्मली ये टाइम पहले कम था, एक्सटेंड होके बढ़ गया, ये 30 मंथ्स के अंदर अंदर एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम पास होने के पहले भी आपको जीएसटी प्रिपेयरर मान लेंगे वो, ठीक है, एग्जाम पास से पहले मान लेंगे, पर 30 मंथ्स में अगर एग्जाम पास आपने नहीं किया तो फिर आपको सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ ये पॉइंट क्लियर होता है। अब आपका कोई डाउट है आप अच्छे से पूछ सकते हो। तो जी चैप्टर में खत्म है, एक केवल मैचिंग का कंसेप्ट बाकी है, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी कोई भी डाउट है फटाफट से पूछो। आपने एक डाउट पूछा था कि अगर ये सीए में रिटर्न गलत भरते हैं तो कोई ऑब्लिगेशन होता है क्या? तो जीएसटी एक्ट में तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, ठीक है, जीएसटी लॉ में तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार है उसमें तो बिल्कुल है। अगर कोई सीए में जानबूझ के आपके साथ कुछ करता है गलत, आपकी रिटर्न गलत भरता है, तो आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो उसके खिलाफ। ओएडआर की रिटर्न रूल्स में दे रखी है, ओएडआर की रिटर्न का मैंने शुरू में फॉर्म दे दिया था आपको, जीएसटीआर 11, कौन सा था, 11 ही था ना, एक मिनट, नहीं 5A था, सॉरी, जीएसटीआर 5A, ये रहा। जीएसटीआर 5A फॉर्म भरना होता है ओएडआर वाले को, ये रूल्स में लिखा हुआ है, ये सेक्शन में नहीं लिखा हुआ। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको, इसके लिए इसको मैंने अलग से कवर नहीं किया। आपको केवल इतना ध्यान रखना है रिटर्न कौन सी भरनी है, फॉर्म कौन सा होगा। ठीक है, 9B बंद है, हाँ 9B जो फॉर्म मैंने नीचे लिख रखा है वो अभी बंद किया हुआ है, उनको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। टीसीएस वालों का जो यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है ना आपको, जीएसटीआर 9B, वो बंद किया हुआ है, अभी उनको एनुअल रिटर्न नहीं भरनी होती। नहीं, रूल्स नहीं है, इसीलिए मैंने केवल ऊपर इंडेक्स दिया है, देखो आपको रूल्स का जितना पोर्शन रेलेवेंट है उतना सारा कवर कर चुके हम। ये सारे रूल्स के मैंने नंबर इसीलिए दे रखे हैं, यहाँ से आप पढ़ लो। ये जीएसटीआर 1 की बात कर रहा है, ये जीएसटीआर 2 की बात कर रहा है, ये 3 की बात कर रहा है, 4 5 5A 6 7 8 3A, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। रूल्स में जितना कुछ लिखा हुआ है वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है हमारे नोट्स के अंदर। हाँ जी, फॉर्म कौन कौन से बंद है, देखो एक फॉर्म बंद है आपका जीएसटीआर 2, एक फॉर्म है आपका जीएसटीआर 3, दो तो ये बंद है, एक जीएसटीआर 9B बंद है। हाँ, तो कुल मिला के आपके 3 फॉर्म बंद है, ये 3 फॉर्म प्रैक्टिकली अभी नहीं चल रहे हैं। और बोलो, पोर्टल वाला लॉगिन पासवर्ड का पॉइंट क्या था? तुमने तो किया है ये काम, कैसी बातें कर रहा है, तूने तो खुद ने रिटर्न भरी हुई है। यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर के पास खुद का लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, इससे जाके ये रिटर्न प्रिपेयर करता है। ये क्लाइंट के लॉगिन आईडी पासवर्ड से रिटर्न प्रिपेयर नहीं करेगा, खुद के लॉगिन आईडी पासवर्ड से रिटर्न प्रिपेयर करेगा। उसके बाद वो जाएगी अप्रूवल के लिए क्लाइंट के पास, अगर क्लाइंट उसको अप्रूव कर देता है तो फिर वो सबमिशन के लिए अवेलेबल होगी पोर्टल पे, और जीएसटी प्रैक्टिशनर उसको सबमिट कर देगा। अगर क्लाइंट अप्रूव नहीं करता, क्लाइंट बोलता है इसमें कुछ कमी है, इसको सही करो पहले, तो देखो जब तक अप्रूवल नहीं होगी जब तक सबमिट नहीं हो पाएगी। तो ऑब्वियसली ये माना जाएगा कि जब वो सबमिट हो गई रिटर्न, मतलब ए लिमिटेड ने अप्रूव कर दिया था। ओके जी, सबको क्लियर है क्या? आप करें क्लास को एंड इसको यहाँ पे। ओके जी, चलिए, तो रिटर्न वाली चैप्टर की क्लास होती है आपकी खत्म।
टाटा बाय बाय।